ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ आलमी प्रोफाइल दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए अब नजरें बलोचिस्तान पर जमी हुई हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बलोचिस्तान में पै दर पै हमलों में 42 अफराद की शहादत और 54 दहशतगर्दों की हलाकत इस बात को तकवीयत दे रही है कि पाकिस्तान के दुश्मन किस ताक में बैठे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंकिशाफ करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के पीछे बराह रास्त भारत मुलव्वस है, जबकि इन दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही और सहूलतकारी हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता साल मई में मार के हक में फतेह और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। क्या रियासत को अब ज्यादा चौकस रहने की जरूरत नहीं है? अमरीका और ईरान के माबैन जारी कशीदगी समेत दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से जानकारी देंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। आज है 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सेठ साहब, ये जो पिछले हफ्ते में बलूचिस्तान में 3 बड़े वाक़यात हुए, DGISPR ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये बड़े अंदोनाक थे, जिसकी वजह से पूरा मुल्क सोगवार है। एक बार फिर 4 और 5 जुलाई को एक बड़ा वाक़या हुआ, 6 जुलाई को एक बड़ा इंसिडेंट जिसमें अगवा कर लिए गए पुलिस एहलकार, फिर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इसके अलावा तीसरा वाक़या बुध 8 जुलाई को बेला में हुआ, जहाँ आर्मी कॉन्वॉय पर हमला किया गया। तो ये वाक़यात ऐसे हैं जो एक बार फिर बलूचिस्तान के इशू को उजागर कर रहे हैं। एक अलार्मिंग लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई कि यकदम ऐसा क्या हुआ कि इन हमलों में शिद्दत आई है और इस नौइयत के अटैक्स हुए हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना कर ले गए और बाद में बड़े पैमाने पर शहादतें हुई, उनको शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है और तफसीलात भी सामने आ रही हैं, कितने ख़वारिज उसमें जहन्नुम वासिल किए गए। अब इसमें आप एक अरसे से बता रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें कौन कौन शामिल है और बलूचिस्तान में उनके मकासद क्या हो सकते हैं। इस पूरे हफ्ते के दौरान जो हमने स्टेटमेंट्स देखी उसमें DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन वाक़यात की तफसील बताई और फिर उन्होंने ये बताया कि ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी के पीछे असल में भारत है, लेकिन अफ़गानिस्तान में मौजूद अनासर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने भी इसी नौइयत का बयान दिया और उन्होंने कहा कि अफ़गान सरज़मीन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ और बैरूनी हाथ भी मुलव्वस हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने किसी मसलहत से काम लिया। आपने मसलहत से काम नहीं लिया, आपने बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था। अब आपने कब ये इंडिकेशन की थी और क्या कहा था सबसे पहले, वो शामिल करेंगे। इजराइल, इंडिया और तालिबान उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है और ये जो कुछ हो रहा है ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये था ना कि सिर्फ इजराइल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, इंडिया के जरिए, इंडिया के जो इजरायली ड्रोन्स थे वो तालिबान को दिए जा रहे थे, तालिबान इंडिया में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे एंड सो ऑन। और उस रोल के अंदर इंडिया और इजराइल को इकट्ठा कर दिया गया और इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया है। तालिबान को जैसे कहते हैं ना हवा मिल गई है, उन्होंने अब अपनी पाँव जो है इंडिया और इजराइल की कश्ती में रख दी है। आपने सबके नाम ले लिए कि इस नेक्सस में कौन कौन है जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है। आपकी इसी बात को, इसी लाइन को टो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह। वज़ीर आज़म ने तो नाम नहीं लिया। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? ये एक जंग है, हमारे दुश्मन मुल्क इसमें उसके मुलव्वस होने में अब कोई शक व शुबा नहीं है और अफगानिस्तान उसमें शामिल है, इंडिया उसमें जो है वो शामिल है, इसराइल बीच में आ गया है। ये भी काफ़ी हद तक सच है। टेक्नोलॉजी का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो इनके बस की बात ही नहीं थी। ये तो वहीं से उनको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं या ट्रेनिंग दी जा रही हैं या मिल रही हैं। कि नई बात की तरफ इशारा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ट्रेनिंग, कितना बड़ा इंकिशाफ है ये राना साहब की ज़ुबान से। आप तो पहले कर चुके इसकी इंडिकेशन। जी हाँ, मैंने कोई 10-15 दिन पहले जबकि बन्नू में अटैक हुई थी जी, 1 माह पहले तकरीबन, तो मैंने उस वक्त कहा था इसके बाद बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान में अटैक होगी जी। क्यों मैंने कहा था और वो हुई है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो तकड़ी होगी, इंटरनल क्या हाल है? अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात हमारे ठीक नहीं है और अभी तक ये जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है ये खत्म नहीं हुई। ये कोई छोटा एक्ट नहीं है बन्नू के अंदर। जो खबरें आ रही हैं कि 15 लोग शहीद हो गए, तो दिस इज अ बिग थिंग और ये प्लान्ड ऑपरेशन था और ये ऐसे नहीं है कि जनाब कोई उठ के आ गया और कर दिया है। ये उन्होंने प्लानिंग की है कि जब आप जश्न मना रहे हैं और दुनिया से आप तारीफें अपनी करवा रहे हैं और इतने अहम आपका रोल बन गया इंटरनेशनली, तो कौन सी ताकतें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगी इन अ पुअर लाइट? ये कौन चाहेगा कि आपको ये इंप्रेशन आपके बारे में इस वक्त जब आप एक इंटरनेशनल इंप्रेशन देना चाह रहे हैं और कंसोलिडेशन एंड डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड रीजनेबल। तो ये तो एक ही मुल्क है, वो है इंडिया। अब बलूचिस्तान के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां भी कोई ना कोई इस किस्म की अटैक आएगी और इस किस्म का टेररिस्ट इंसिडेंट होगा। तो ये मैं क्यों कहता हूँ कि वहां होगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हालात है वहां एक दो बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हुई हैं। आज की खबर ये थी कि इंडिया के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी, CDS जो उनका है जी, वहां उन्होंने एक नए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगाया। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं लगाया, रिटायरमेंट से एक जनरल को उठा के लेके आए और उसको लगाया है। और वो कौन है? वो साहब है जिन्होंने कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान फ्रंट के अंदर सर्व किया, और सर्विंग के बाद वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के दफ्तर में काम करते रहे। तो ये अजीत डोवल साहब ने उनको अपने बंदे को निकाल के और फिर अब हेड ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस लगवा दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे ये मतलब है कि अजीत डोवल साहब की जो डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव डिफेंस की, वो फुल फ्लैश चलेगी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है जी कि BLA, अफगान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इज़राइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इज़राइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और बहुत सी स्पेकुलेशन जारी रहती है कि ईरान के बाद उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ईरान को रेजीम चेंज करके यहाँ एक प्रो इज़राइली रेजीम आएगी, प्रो अमेरिकन इज़राइली रेजीम आएगी, और फिर पाकिस्तान को एक और बॉर्डर पे तकलीफ़ दी जाएगी। अभी तो अफ़गान बॉर्डर पे है, फिर ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक घेराव हो रहा था। अच्छा, सो इस किस्म की प्लानिंग थी उनकी। अब क्यों पाकिस्तान को क्यों समझते हैं कि इनके जो प्लान्स हैं उसमें क्यों ख़तरनाक समझते हैं? वो इसलिए बिकॉज़ ये एक अब दो कैंप्स बन गए ना। एक कैंप है अमेरिका, इज़राइल, इंडिया, जापान, ये वो लोग हैं जो एंटी चाइना कैंप है। हम प्रो चाइना कैंप में बैठे हैं, और इस खित्ते में इस एरिया में वी आर दी ओनली ओपनली प्रो चाइनीज़ फोर्स। और चाइना का जो सारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है। तो अब उसमें फिर अमेरिका का भी इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का भी इंटरेस्ट आ जाता है कि पाकिस्तान एक रास्ते में एक रुकावट है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ चाइना भी, उसको भी धकेल दिया जाएगा पीछे, और उसको भी शिकस्त की जा सकती है। तो आई थिंक ये ग्रेट गेम एक किस्म की फिर से शुरू हो गई है। आपको पता है ये, और ये ऐसे ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये अब ग्रेट गेम शुरू हो गई है। और उस ग्रेट गेम के अंदर अब पाकिस्तान कैसे इसको टैकल करेगा, दैट रिमेंस टू बी सीन। अभी तो खुशकिस्मती ये है कि ईरान जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज। मगर डोंट फॉरगेट कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर प्रो अमेरिकन ईरानियन सेपरेटिस्ट फोर्सेस, बलोच फोर्सेस भी हैं, और जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ। और अमेरिका का और इज़राइल का तो यही प्लान था कि ईरान को जब डिस्टेबलाइज करेंगे, रेजीम चेंज, तो उस वक्त कुर्दों को भी एक्टिवेट करेंगे, अज़रबाईजानीज़ को एक्टिवेट करेंगे, और बलोचों को एक्टिवेट करेंगे। तो वो तो कामयाब नहीं हुई, मगर इंटरेस्ट हैं अभी सब इन सियासी जमातों के। अच्छा, इसलिए आई थिंक बलूचिस्तान अब हमारा एक वीक स्पॉट बन चुका है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा कि ये ज़रूरी नहीं था कि ऐसे होता। पाकिस्तान की रियासत को एक चीज़ का तो पता है कि जब से पाकिस्तान बना है, और बलोच तारीख़ जिस तरीके से लिखते हैं और सोचते हैं, उसके अंदर ये हमेशा एक बीज था कि सेपरेटिज़म का। मगर क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी, और उसके अंदर इत्तेफाक भी हुआ। बलोच लीडर्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट किया, एक्सेप्ट फॉर वन बलोच लीडर। उस पर गौस बख्श बिज़ेंजो ने भी सपोर्ट की, उस पर अताउल्लाह मैंगल ने भी की, और मगर खैर बख्श मरी ने नहीं की थी। तो ये जो बीज था ये मरी ट्राइबल्स के अंदर था पहले से।
फिर ये आपको पता है कि यही जो बीच था, यही जो प्रॉब्लम था, ये 60 की दिहाई में अयूब खान के ज़माने में जो रिवोल्ट हुआ वो भी मरी इलाकों में हुआ। उसके बाद 70 की दिहाई में जब भुट्टो साहब थे तो रिवोल्ट हुआ, वो भी मरी ट्राइब्समैन की वहाँ हुआ। तो ये सारी बातें रियासत को पता है। एक तरफ आप कहते थे कि हम सरदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ जो छोटे सरदार थे सारे आपने अपने साथ ले लिए और 2-3 जो बड़े सरदार थे उनको आपने अलग कर दिया। ये फिर भी ये मामला इतना बिगड़ा नहीं, क्योंकि जब सिविलियन गवर्नमेंट से यहाँ तो उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स भी दिए बलूचिस्तान को और कोशिश की कि सबके जेबें जो है उनकी गरम रखी जाए। मगर इन्होंने एक जो सरदार था नवाब बुगटी, वो हमेशा रियासत के साथ रहे। अच्छा, अब जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो उस वक़्त बुगटी साहब ने अपने नॉर्मली जो वो मांगते थे, लेवीज़ मांगते थे, पैसे मांगते थे फॉर लोकल ये वो, आपने उनको नहीं दिया। वो आपने सोचा कि ये कौन होता है हमें धमकियाँ देने वाला ये, और आपने अकबर बुगटी को फ्रॉम बलोच पॉइंट ऑफ व्यू मार दिया आपने। वो जिस दिन आपने उनको मारा है ना, उसके बाद एक नया राउंड फिर शुरू हो गया है और इंडिया ने सोचा कि ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, इसको हमने एक्सप्लॉइट करना है और इनको फंड करना है और इनको पनाह भी देनी है, विच इज़ व्हाट इंडिया डिड। और जब तालिबान आए तो उन्होंने भी इनको डिसमेंटल नहीं किया। तो अब सिचुएशन ये है कि ये अब वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और आपके पास जिन बलोचों के साथ आप बलूचिस्तान में हुक्म कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो उनकी किसी किस्म की हैसियत नहीं है, मगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं और जिनकी हैसियत है आप उनके साथ काम नहीं कर रहे। फिर इसीलिए मेंगल साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया था, अख्तर साहब ने, और आज मैंने सुना उन्होंने वो जो 70-80 लाख रुपया जो उनको तनख्वाह मिली थी सिंस रेजिग्नेशन वो भी उन्होंने वापस ले ली गई है, मरात वगैरह। और बहुत से बलोच लीडर्स जो हैं मरी बुगटी के और मेंगल के कुर्दों के, वो एग्जाइल में हैं या अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि मेंगल साहब और इस किस्म के जो लोग हैं वहाँ, वो अभी भी कोई इम्पोर्टेंट रोल कर सकते थे, मगर आपने उनको मौका ही नहीं दिया। और आपने जिन लोगों के हवाले किया है, आपका ख्याल है कि बुगटी साहब के हवाले कर दिए आपने चीफ मिनिस्ट्री, वो कंट्रोल कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सरफराज बुगटी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं उनकी, मगर बलूचिस्तान सोसाइटी के अंदर रेलेवेंस होनी चाहिए, कोई नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं है उनकी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है बलूचिस्तान की। इसीलिए केपी के अंदर भी जो कि जहाँ तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया और बलोच BLA को भी सपोर्ट कर रहा है, और अब इज़राइल भी पहुँच गया है इंडिया के अंदर और इज़राइल भी ट्रेनिंग दे रहा है टेक्नोलॉजी में एंड अदर थिंग्स टू दी तालिबान एंड टू दी BLA। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं रहा, अब ये रीजनल एक इशू बन चुका है और इसके जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, पहले तो इसको उनको ख़त्म करना पड़ेगा ना। मगर अब आप क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे? आपने ऑलरेडी एक पॉलिसी तो बनाई है ना उसके ख़िलाफ़, TTP के ख़िलाफ़, मगर क्या उसके आप जाके बमबारी कर रहे हैं, TTP स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो और अभी इस पर कोई छुपी भी बात भी नहीं है, मगर क्या उसके साथ ये टेररिज्म ख़त्म हो गई है? नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो है मशरकी हमसाया, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म भी इशारा कर रहे हैं, आप भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, हमारी फ़ौज भी कह रही है खुलेआम। भारत की बाबत हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? चले अफगानिस्तान में तो हम स्ट्राइक्स कर देते हैं। देखिए, जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त इजिप्ट का एक शहर है शर्म एल शेख जी, वहाँ एक मुआहदा हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गिलानी साहब, जिसमें बलूचिस्तान का भी जिक्र आ गया जी, जिसमें हमने, वो कह रहे थे आप कश्मीर में गड़बड़ कर रहे हैं, हमने कहा आप बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। फिर दोनों ने एक मुआहदा किया कि जी दोनों आप अपना गड़बड़ बंद करेंगे। ये पहली दफ़ा थी कि इंडिया ने ये तस्लीम किया था कि बलूचिस्तान में भी उसका हाथ है। मगर क्या हुआ, जैसे ही उस वक़्त अगर आप उस चीज़ के ऊपर बैठ जाते इंडिया के साथ तो कोई तय कर लेते, जो मुशर्रफ साहब जो फार्मूला बना के गए थे कश्मीर का 4 पॉइंट, अगर आप उसके ऊपर अमल करते और जो भी लेना देना होता है इस किस्म की चीज़ के अंदर आप कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये दिन आज ना आता। डोंट फॉरगेट, BJP के लीडर्स वाजपेयी साहब भी और अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए, उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें की कि अब ख़त्म, अब पाकिस्तान का इशू नहीं होना चाहिए। और जब BJP आई तो उसके बाद तो फिर
जब ये नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद और काम बिगड़ गया। कश्मीर का जब मामला मगर हुआ फिर तो भी शुरू में आपको पता होगा, याद रहना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि किसी न किसी तरीके के साथ नरेंद्र मोदी के साथ बना के रखें और ये अमन की बात करें और तजारत करें और ये सब कुछ करें। मगर उस वक्त की में मियाँ साहब को कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? आपने इशारा दिया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसका अच्छा। मतलब है चाइना के मफादात को निशाना बनाना मकसद है, तो चाइना कुछ कर सकता अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये बात इंडिया से आगे निकल गई है। पहले ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात थी जी, या बलूचिस्तान के लोगों की नेशनलिस्ट की और फेडरल गवर्नमेंट की बात थी जी। मगर अब ये ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुकी है। ग्रेट गेम के अंदर अफगानिस्तान का बहुत अहम रोल है, इंडिया का बहुत अहम रोल है और अब इसराइल का रोल बनना शुरू हो गया। अब इसको रिवर्स करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब अगर मुश्किल है तो फिर करेंगे क्या? अभी हमें ये बताया जा रहा है कि अब हम कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वी विल टेक ऑल स्टेप्स। जी, यही कहा गया ना, जी, सख्त फैसले अब किए गए हैं। सख्त फैसले से मुराद क्या है? क्या करेंगे आप? अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी हाल ही में पाकिस्तान और चाइना की कोशिश थी कि BLA को यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाए। जी। अभी अमेरिका के अंदर तो स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया, डेजिग्नेट किया हुआ है। डेजिग्नेट किया हुआ है, मगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। जी। अच्छा, अब हाल ही में आपने रेजोल्यूशन 1267 के तहत एक रेजोल्यूशन मूव किया कि इसके अंदर जो जहाँ तालिबान और आईसिस है वहाँ आप BLA को भी इंक्लूड करें, मगर वो वीटो हो गया। वो अमेरिका ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, UK ने भी नहीं किया, किसी और ने आपको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, वहाँ उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने 1267 के तहत आपने ये किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको 1373 के तहत करना चाहिए था। अब दोनों में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क? जो 1267 जो है वो है कि इट फोकसेस ओनली ऑन 2 स्पेसिफिक एंटिटीज़, वो सिर्फ उन 2 एंटिटीज़ के लिए है। अच्छा, ये जो 1373 है वो ये कहता है कि आप अपने मुल्क के अंदर कर सकते हैं जिसको चाहें आप कर लें। अच्छा। मगर और वो आपको UN ने इजाज़त दी है उसकी कि वो इंटरनली आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए उसको उसके अंदर आप नहीं जा सके। मगर जहाँ आप गए हैं वहाँ ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है और वो अभी कोई तैयार नहीं है अमेंड करने के लिए। और अब हमें ये बताया जा रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स जो है वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है फ्रॉम इजराइल एंड फ्रॉम इंडिया। सेठी साहब, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, जापान, ये ज़ाहिर है चाइना स्पेसिफिक हैं और हम क्लियर पोजीशन ले रहे हैं चाइना बाबत। अफगानिस्तान इस सारे पिक्चर में कहाँ खड़ा है जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चाइना ने की? हाँ, देखिए अफगानिस्तान भी गेम खेल रहा है ना, उसको भी तो देखिए हम भूल गए हैं कि अब रशिया जो है, रूस was the first country to recognize the Taliban. जी। और अभी recently they've done a defense pact also. जी। तो आप ये सोचें कि ये क्यों? हाँ। रशिया क्या इंटरेस्ट है? वो तो हालांकि डसा हुआ है उनका। हाँ, तो क्या इंटरेस्ट है उसका? तो इसीलिए और उधर से चाइना जो है वो चाहता है कि तालिबान के साथ कुछ बना के रखें ताकि उनका जो बेल्ट इनिशिएटिव है, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, CPEC को करने के लिए पहला सफीर चाइना ने भेजा। अब आप बताएं कि हम जाएंगे कहाँ? आप तो फंस गए हैं इन दिस ग्रेट गेम। जी। और आप उधर अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है कि चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए आगे ना बढ़े। तो ये ग्रेट गेम तो बिल्कुल बहुत वाज़ेह हो गई है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है इसमें। पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर, दोनों के ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम इजराइल। अफगानिस्तान को यूज़ करते हैं अफगानिस्तान, और वो जो है जाहिर है वो तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं तालिबान। वो तो इंडिया पे से सपोर्ट ले रहे हैं, अब रशिया से सपोर्ट लेंगे वो। और देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर आपको स्टैंडिंग आर्मी नहीं चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं ना कि आप जाके उनके कैंप्स जहाँ भी हैं उनको बमबारी करें। तो वो तो पहले भी आप कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर लेंगे। तो अब मेरा ख्याल है बड़ी मेजर किस्म की पॉलिसी रीथिंक होनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करना है और बचाना है फ्रॉम दिस ग्रेट गेम। तो आई एम वेरी अफ्रेड कि जब तक ये मामला हमारा इंडिया के साथ सेटल नहीं होगा, जी,
until and unless we have a peace treaty with India and normalization with India, उस वक्त तक ये आप के खिलाफ इंडिया विल use all its resources to undermine you. तो इसका मतलब है वो जो ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 की हम बातें सुन रहे हैं उसमें बलूचिस्तान को सर फहरिस्त होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, अगर ऐसा कुछ चल रहा है? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही। तो कोई नहीं, कुछ तो भी किस नहीं लेवल पे इंडिया को इंगेज किया जा सकता है सेठी साहब? अब मैं क्या आपको बताऊं, इट्स नॉट माई जॉब टू टेल यू हाउ टू रन द स्टेट। इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे आपके ऊपर। तो ये तो रियासत को खुद चाहिए सोचना। हाँ। अगर इसको स्टेबलाइज करना है तो कैसे स्टेबलाइज करेंगे? सेठी साहब, इस आर्ग्यूमेंट में कितनी जान है कि एक फुल टाइम वज़ीर दाखिला हमारे पास होना चाहिए? और जब ये इतने बड़े वाक़यात बलूचिस्तान में हुए, एक हफ्ते के अंदर 3 बड़े वाक़यात, तो मोहसिन नकवी साहब मुल्क में नहीं थे, उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है उनकी एब्सेंस। मुझे बताओ वो क्या कर लेते हैं? वो मुल्क में होते हैं तो क्या करते हैं? वो लुक आफ्टर करते, रिपोर्ट्स देखते, क्या लुक आफ्टर करते हैं? ऑपरेशन का वो तो एक आदमी है ना, एक शख्स है। पॉलिसी कोई और बनाता है, जो मोहसिन नकवी साहब को कहा जाता है वो जाके वो कर देते हैं, मगर ही इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। तो इस कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन तो आपकी है। वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे वो ज़्यादा क्या करते हैं? अब आपने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान जाके एक मीटिंग कर लेते हैं, इससे क्या हुआ? कुछ नहीं होता। तो जिस तरह अख्तर मेंगल साहब जाके मौलाना साहब से मिले, उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए। आप समझते हैं अख्तर मेंगल साहब जैसे सियासतदान अगर हों मुल्की धारे में तो वो? जब अख्तर मेंगल साहब एक वक्त चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के ज़माने में, नवाज शरीफ साहब ने उनको सपोर्ट किया था जी, तो उनको रहने देते ना, और उनका जिम्मेदारी लगाते हैं ना कि ये इंसर्जेंसी वगैरह ये ख़त्म की जाए। जो लोग भागे हुए हैं यहाँ से या रुस के चले गए उनको वापस लेके आते हैं। बलोच एक दूसरे के साथ बात करके ला सकते थे। बलोच को मगर मनाना है तो उनके अपने लोग ही उनको मना सकते हैं। अच्छा। मगर वो तो आपने किया नहीं, आपने और कौन से रह गए वहाँ नेशनलिस्ट लीडर्स? वो रोते रहते हैं बेचारे अख्तर मेंगल साहब। तो अब बात यह है कि आपने तो धकेल दिया है वो लोग, मॉडरेट लोगों को, जो कि आपका साथ दे सकते थे आपके हाँ, मगर आपने उनको ख़त्म कर दिया। तो आप जिनको आप लेके आए हैं, देयर इन नो पोजीशन, उनकी हैसियत कोई नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ये गवर्नेंस गैप जो है बलूचिस्तान में वो हमेशा से मौजूद है और उसके बारे में तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है उसकी सियासी क़यादत को। जरदारी साहब एक दफ़ा आए थे जब अपनी दौरे हुकूमत में, उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज दिया था। जहाँ 100 बिलियन रुपए दिए जी, पता नहीं कहाँ गए, इनकी जेबों में चले गए जो लोग बैठे हुए हैं अभी जी। तो जब वो तो ये तो नहीं हेल्प कर सकते ना आप, ये तो जेबों में चले जाते हैं। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं जी वहाँ सहूलतें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो 100 अरब रुपया कहाँ गया? तो बलूचिस्तान जो NFC अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? जी, बस याशियाँ हो रही हैं, बैठे हुए हैं, अपने पैसे बना रहे हैं, इनके जो हुक्मरान तबका वहाँ बैठा हुआ है। तो इसलिए दिस इज़ नॉट द वे टू रन दैट प्रोविंस। तो आपको जब मरज़ की तशखीस पता है तो उसका हल ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात माइंडसेट। अब इसमें अगर गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हैं, जैसे कि रियासत समझती है, रियासत समझती है कि ब्लैकमेल भी किया जाता है उन्हें नासिर की जानिब से जिनको मुल्की धारे में होना चाहिए, तो फिर इन सारे मसाइल का सद्देबाब भी रियासत नहीं करना है। लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं, सेठी साहब के एनालिसिस से आपने जाना। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब उस मामले की बात करते हैं जिस पर बहुत से सवालिया निशान बरकरार हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान वो MOU जिसे इस्लामाबाद मुआहदे के नाम से याद किया जाता है, उस पर ज़रब पड़ी इस हफ्ते के दौरान, वो भी अभाम का शिकार रहा और उस पर सब ये पूछ रहे हैं कि क्या MOU बरकरार है या हम उसे ख़त्म समझे। सेठी साहब, जब ये मुआहदा हुआ तो ज़ाहिर है मुझ समेत सबको बहुत सी उम्मीदें थी। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको इंडोर्स किया, उधर ईरान की तरफ से भी हौसला अफजा बयान आता है, लेकिन आप तब भी इस बात पर कायम थे कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है, दोबारा से हमले हो सकते हैं। आपने कब कहा और क्या कहा वो शामिल करेंगे पहले। अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। मेरा ख्याल है प्लानिंग इस किस्म की शायद करेंगे ये कि अब से लेके नवंबर तक, जबकि मिड टर्म्स हो रहे हैं, उस वक्त तक थोड़ा बहुत ठक ठक होती रहे, आना जाना रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे छोटे पैमाने पे, मगर ये MOU जो है ना उसके ऊपर काम होता रहे थोड़ा बहुत। मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी। अगर मुझे अब ऐसे लगता है कि आगे गड़बड़ होगी, ये स्मूथली नहीं चलेगा और इसमें काफ़ी झटपट होगी और आना जाना होगा और लड़ाई झगड़े फिर शुरू होंगे। आई थिंक कि ये बात आगे टेढ़ी होगी, ये एस्केलेशन लैडर चलेगा। अच्छा, यहाँ पावर की गेम है,
ये अब और कोई गेम नहीं है सिवाय पावर की, और इसकी वजह से एस्केलेशन भी होगी और कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। अब फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें, ये फिर टूटेगा ये MOU, फिर भाग दौड़ होगी, फिर ये आना जाना होगा, फिर इनको बनाया जाएगा, फिर मुआहदे होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और तैयारी उन्होंने पकड़ी और वो कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी तरह से टूटे ना सीज फायर। लेकिन सेठ साहब, इसका स्टेटस इस वक्त है क्या, और किसकी गलती की वजह से ये मामला हुआ? जी बिल्कुल सही। देखिए ये जो MOU है ना, सब तजियाकार ये कहते हैं कि इस MOU ईरान के हक़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ है। यहाँ तक लोगों ने कहा कि अमेरिका सरेंडर कर गया, सारे पॉइंट्स जो हैं वो ईरान के हक़ में थे। अच्छा, मगर सबसे क्रिटिकल जो इश्यूज़ थे, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था, दूसरा था सैंक्शंस, तीसरा था रिटर्न ऑफ मनी। ये 3 बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ थे। चौथा था कि लेबनान। तो ये सारी एरियाज़ के अंदर बहुत ट्रिकी एरियाज़ थे। अब हुआ क्या, हुआ ये कि शुरू में इसराइल ने लेबनान के अंदर रोकने की कोशिश नहीं की, प्रोसीड करता रहा। हालांकि वो हिस्सा था इसका कि वो लेबनान के अंदर अमेरिका रोकेगा। इसराइल ने नहीं मानी, मगर फिर भी उन्होंने कहा चलो इसराइल को अमेरिका कोशिश तो कर रहा है, अभी रुक जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, तो इसको रास्ते में नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ाई बात, चले जी, अगला स्टेप ये था कि ओके अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है 60 दिन के लिए इसको खोल दिया जाए। अच्छा, अब वो जो क्लॉज 5 है ना ऑफ द मेमोरेंडम, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बड़े वाज़े तौर पे 2 बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि ड्यूरिंग दी 60 डेज कोई टोल नहीं होगा जी, नो चार्ज। अच्छा, जब ये कहा जाता है ना कि अगले 60 दिन में कोई टोल नहीं होगा, इसका एक और माने भी लिए जा सकते हैं ना कि 60 दिन के बाद फिर टोल हो सकता है, लग सकता है। यहाँ तो ये होता ना कि किसी स्टेज पे भी टोल नहीं होगा, हाँ, जवाज नहीं बनता उसका, ये लिख दिया जाता। हाँ। मगर यहाँ लिखा है कि 60 दिन में नहीं होगा। हाँ। इसका ये मतलब है दूसरी तरफ कि आगे जाके ऑप्शन खुला है। अब ये ईरान ने इस ऑप्शन को खुला रखा हुआ है और उसके इरादे पक्के हैं, किसी सूरत में भी वो टोल को छोड़ेंगे नहीं, वो किसी न किसी तरीके से लेंगे। अच्छा। इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ओमान के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे शिपिंग जी, ठीक, एंड मैरीटाइम सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन। वो जब फैसला होगा कि फीस लेनी है, टोल लेना, क्या करना है, उस वक्त ओमान के साथ मिलके करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, सब कुछ खोल दिया। ईरान का ये मौक़िफ़ था कि स्ट्रेट हमने खोल दिया, ये हमने लेन्स बनाई हैं, इधर आप इन लेन्स के ज़रिए आप चले जाएं, हमें इतला करें, हम आपको खोल देंगे कि रुकावट नहीं होगी। उसका मतलब ये था इस्टेब्लिश करना कि ईरान की सॉवरेंटी है ऑन द स्ट्रेट, दैट वाज ईरान्स पर्पस। अब अमेरिका ने कहा अच्छा, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और कतर के साथ मिलके ये कहा कि आप ऐसे है 2-3 जहाज़ निकालें ओमान की तरफ से। अच्छा। और ईरान को इतला करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और हम हैं यहाँ, अगर कुछ हुआ तो प्रोटेक्ट कर लेंगे तुम्हें। अच्छा। ये टेस्टिंग ग्राउंड कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये काम किया तो ईरान ने कहा अरे ये तो नहीं था, हमने खोल दिए हैं, इधर से जाना था, आप इधर से क्यों जा रहे हैं? तो ईरान ने उन 3 जहाज़ों के ऊपर उनको अटैक किया और रोका उनको। तो ये इंडिकेट करने के लिए ये नहीं चलेगा, ये अभी भी हमारी सॉवरेंटी है, खुला है, हम जहाँ से कहेंगे आप जाएं वहाँ, फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो फिर देखा जाएगा। तो अमेरिका ने उनकी जो क्लेम ऑन सॉवरेंटी है उसको टेस्ट करने के लिए इनको कहा कि इधर से निकालो तुम। तो ईरान छोड़ता नहीं, ईरान ने कहा नो, रोक दिया। तो वायलेशन की अमेरिका ने। तो अमेरिका ने नहीं, अब मैं आपको बताऊँ मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं लिखा था उसके अंदर कि किस लेन से वो जाएंगे। अच्छा। मेमोरेंडम में ये था कि आना जाना खुला होगा। हाँ। ये नहीं लिखा था कि जो लेन्स ईरान ने डिमार्केट किए हैं उसके ज़रिए जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए क्योंकि लिखा नहीं था तो इन्होंने कहा फिर इधर से आ जाएं आप। तो मेरे मुताबिक ईरान ने वायलेट किया है। अच्छा। ये MOU ईरान ने इसलिए वायलेट किया है बिकॉज वो चाहते हैं कि आगे जाके इस्टेब्लिश हो जाए हमारी सॉवरेंटी है। ओके, वो अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने दे रहे। हाँ। अब यहाँ आके तो अमेरिका का ये मौक़िफ़ और ये सऊदीज़ का और सबका ये कि ये आपने वायलेट किया है। अच्छा। आपने कहा था खुली आमद रफ्त होगी, आपने तो रोक दिया। यहाँ कहाँ लिखा था कि
इधर से जाना इधर से नहीं जाना। तो इसलिए आपकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द मेमोरेंडम वो सही नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसके ऊपर फिर अमेरिका ने अटैक किया, उसके ऊपर फिर ईरान ने अटैक किया, बहरीन और कुवैत तो फिर में। हाँ फिर वो एस्केलेशन हो गई। ठीक, सो मेरा ख्याल है ये तो पहली बात। अच्छा, अब मेरा अगेन आई फील कि ये दे विल गो बैक टू द टॉक्स, ओके, फिर जाएंगे ये वापस और वहाँ बैठ के ये फिर बातें होंगी। और ईरान किसी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी सॉवरेंटी अपनी पास रखना चाहता है। ये अब अमेरिका चाहता है ये बिल्कुल फ्री हो जाए जैसे पहले था। अच्छा, बिकॉज लोग ये कहते हैं ना कि पहले तो फ्री था, ये झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा ही नहीं था, आपने गन डाला और झगड़ा बन गया। बिल्कुल। और अब ईरान जो है वो कहता है हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ईरान को इस बात का समझ आ गई है कि न्यूक्लियर वेपन तो हम नहीं बना सकते अभी, मगर ये इस ग्लोबल इकॉनमी को हमने पकड़ा हुआ है, ये हथियार हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे मिसाइल्स के ऊपर वो बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ड्रोन्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, इसीलिए इसी तरीके के साथ दे आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या होगा दिस आवर्स। तो अब यहाँ आके सीरियस इशू बन रहा है। अच्छा, और पहले ये उम्मीद थी कि ओमान के साथ बैठ के तय हो जाएगा। ओमान एक तरफ कहता है कि हम टोल के खिलाफ हैं जी आपको याद है वो जो बहरीन में कॉन्फ्रेंस हुई थी जी उसके ऊपर ओमान की यही पोजीशन थी जी, बहरीन- गल्फ कंट्रीज की जो हाँ। जिसमें मार्को रूबियो हाँ थे, कि जी ये हाँ वो मार्को साइन रूबियो- किया उन्होंने हाँ, मुश्तरका एलामिये और पर। कहा था कि टोल नहीं होंगे। जी मगर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिहाइंड द सीन्स ओमान ने ईरान को कहा है कि टोल ना करना, अब जब ये ख़त्म हो जाए, जब बैठेंगे इसे तो हम तय कर लेंगे कि किस तरीके की फ़ीस करनी है, अच्छा, तो आप फिक्र ना करें, वी विल सपोर्ट यू। उधर पब्लिक में वो सपोर्ट कर रहे हैं बहरीन और अमेरिका वगैरह को। उनकी भी तो मुश्किल है ना, दे सिटिंग एट द कॉर्नर, ईरान दे वेरी वल्नरेबल टू ईरान, उधर से वो दे बीन एन अमेरिकन ब्रिटिश एलाय फॉर सो लॉन्ग, तो वो भी मुश्किल में है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि टोल वोल नहीं होगा, दूसरी तरफ वो ईरान को एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक तो ये डायमेंशन है। अब दूसरी डायमेंशन ये है कि ईरान ने इतना हार्ड लाइन क्यों ले ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर। अगर सॉवरेंटी की बात है तो वो अगले 2 माह के अंदर कुछ ना कुछ बन जा रहा था ना, जी कोई ना कोई तो एग्रीमेंट हो जानी थी ऑन फीस, जैसे मलाका स्ट्रेट में या कोई ना कोई फार्मूला निकल आना था। तो आप उसको टोल ना कहते, कुछ ही कह लेते, एनवायरमेंटल सस्पेंशन, सुपरविजन वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि इनकी और अमान की कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो क्यों नहीं उधर क्यों नहीं गए। अब मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान के अंदर एक डेवलपमेंट हो रही है। जो सिविलियन लीडरशिप है वो उन्होंने ये नेगोशिएट किया है MOU, अच्छा, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, स्पीकर पार्लियामेंट हैं एंड अदर्स, बाकर कालिबाफ, बासर अक्ची साहब, और ऑल्सो प्रेसिडेंट, जी तीनों जी पजिशकियान, तीनों ने। आपको याद है कि प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुश्तबा साहब ने जो सुप्रीम लीडर हैं अब, सुप्रीम लीडर ने, उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इस पे अपने ख्यालात का इजहार किया था, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर अब तुम्हारी अमेरिका जिम्मेदारी है ये। इसका जो मेरी रीडिंग है, जी। मेरी रीडिंग ये है कि एक डिवाइड है बिटवीन द सिविलियंस एंड IRGC। अब एक समझे जैसे कि एक सिविलियंस और आर्मी, हम तो अच्छी तरह समझते हम तो हैं। समझते हैं इस चीज़ जी। को। अच्छा, अब आर्मी के पास तो वो हथियार है ना, वो जो जब चाहे इस्तेमाल कर लें, और जो भी सिविलियंस नेगोशिएट करते हैं वो फारग हो जाता है। तो सिविलियंस ने एक बड़ी ज़बरदस्त डील नेगोशिएट की है, मगर इस डील के साथ सिविलियंस मजबूत हो रहे हैं ईरान के अंदर। और IRGC जो है उसकी जो रेट है वो अब सिविलियंस को कितनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, तो IRGC जो है इस फीलिंग लेफ्ट आउट। IRGC चाहती है कि उनका इम्प्रिंट और पावर जो है उनके हाथ में रहे। तो मैं ये समझता हूँ ईरान के अंदर एक स्प्लिट है बिटवीन IRGC जो कहती है कि और कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हम कोई कंसेशन नहीं देंगे, और सिविलियंस जो हैं जो समझते हैं कि सैंक्शंस रिलीफ मिल जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारी सॉवरेंटी इस्टेब्लिश हो जाए, हमारे जो स्टॉक पाइलिंग है वो हम इकट्ठी कर लें, एंड ये जो यहाँ जो सारे गल्फ स्टेट्स हैं यहाँ से सारे अमेरिकन बेसिस ख़त्म हो जाएं, वो ये समझते हैं दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। जी, मगर IRGC जो है वो सरेंडर समझते हैं इसको। वो फील कर रही है कि ये तो ईरान के अंदर इनकी सिविलियन हेजमनी जो है वो बढ़ रही है। अब पैसे आ गए और ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो सिविलियन सिस्टम जो है ना वो ताकतवर हो जाएगा। और IRGC जो इस वक्त कमांड में है इन मैनी वेज, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिलिटल हो जाएगी। कल को ये सिविलियंस पैसे भी ले आएंगे, मईशत भी ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो
जो इस वक्त जो IRGC के अंदर करप्शन भी बढ़ी है, बिल्कुल ये है। और सो आई थिंक उस वहाँ एक वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम नहीं करने देंगे, और सिविलियंस कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर है फ्रॉम IRGC। तो अब ये IRGC का ये फैसला था कि इधर से जो जाएगा उसको हम नहीं जाने देंगे जी। हालांकि ये इतने बड़ा इशू नहीं था, इसको अवॉइड किया जा सकता था, बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था, ये ना करते, मगर IRGC ने ये इंसिस्ट किया। अब इसका ये मतलब है कि IRGC के अंदर एक सोच है, वो सोच ये है कि कोई बात नहीं, हमने सैंक्शंस कब से लगी हुई है हमारे ऊपर, हमने फिर भी हम जिंदा हैं, हमारे ऊपर कितने जंग की इन्होंने, हम फिर भी जिंदा हैं, हम फिर भी लड़ रहे हैं, और भी अगर 6 महीने और करना पड़ा या साल और करना पड़ा हम कर लेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो IRGC की जो रिट है, पावर है, वो एक कुर्बानी के ऊपर बेस्ड है। फाइटर्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह है, IRGC इज ऑल्सो सेम आइडियोलॉजी। तो वो अब ये इशू बना हुआ है ईरान के अंदर, इसलिए मैं समझता हूँ कि टफ लाइन जो आएगी, सिविलियंस अंडर प्रेशर रहेंगे ईरान के अंदर फ्रॉम IRGC, और इसीलिए ये जो MOU है इट्स ऑलरेडी गॉट इनटू ट्रबल, बिकॉज IRGC का पहले दिन से ये है इशू कि ये सिविलियंस जो हैं ये इनको और तगड़ा करो, इनको कोई और ये मांगो और ये मांगो और ये मांगो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब कुछ हुआ, एक तरफ फ्यूनरल प्रोसेशन मिलियंस, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की डेलीगेशन, कतर की डेलीगेशंस फ्रॉम द अरब, फ्रॉम द लिटरल स्टेट्स गल्फ की, वो सारी आ रही हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं थी, वो अब आ रहे हैं आपके साथ हमदर्दी से, अटैक किया, हाँ, रिटेलिएशन, और वो वहाँ बैठे हुए हैं, और आपने बहरीन और कुवैत और इनके ऊपर हम बमबारी कर दी बिकॉज अमेरिकन बेसिस है वहाँ। तो मतलब ये है कि अब की बार जॉर्डन पे भी 8 मिसाइल्स फायर किए गए जो इंटरसेप्ट कर लिए गए। हाँ, इंटरसेप्शंस है ना, लेकिन जॉर्डन पहली बार टारगेट किया गया। ऐसे लगता है जैसे IRGC का मकसद ये मैसेज देना है कि हम बढ़ा सकते हैं इसको रीच। नहीं, वो IRGC का मैसेज ये है कि हमारी टर्म्स के ऊपर सब कुछ होगा, कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ये करके जो पैसे मिलने से कतर से वो पोस्टपोन हो गए। अच्छा, जो आपके सैंक्शंस ख़त्म हुई हुई थी वापस ऑयल की वापस हो गई, वापस इम्पोज हो गई। अब फिर स्ट्रेट जो है ब्लॉक हो गया जी। अब अमेरिकन उसको ब्लॉक करके बैठेंगे। वो अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ गया कि जी ये तो फिर आप भी कुछ करें, तो एस्केलेशन में आ गए हैं, इस लूप में आ गए। अब दोनों साइड्स को पीछे हटना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर सिविलियन है, वो तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के फिर बात शुरू हो जाएगी, हालांकि उसने बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कोलैप्स हो गया, स्कम है, ये है, पता नहीं ख़त्म, ये वो। मगर साथ साथ उसने विटकॉफ और कुशनर को भेजा हुआ है कि आप बातें चलती रहे, कंटिन्यू रहे टेक्निकल लेवल पे। और तो अगर ये सिचुएशन है तो बात तो शुरू हो जाएगी फिर से। मगर बात ये है कि ईरान को वो जो सैंक्शंस रिलीफ मिलनी थी वो ख़त्म हो गई है, और ये दिस इज़ एंटायरली IRGC के ये की वजह से ये हुआ है। ये इसको वापस हस्बे मामूल लाने में फिर वक्त लगेगा। अब उसने सैंक्शंस कैसे उतारेगा, फिर लगा दिए उसने। और कतर जो पैसे देने थे वो अभी तक, अब इतना आसान नहीं है वापस जाना। अब फिर से ये सारी बातें शुरू करनी पड़ेगी, फिर से ये भागदौड़ शुरू करनी पड़ेगी। और इजराइल इज़ द हैप्पीएस्ट नेशन इन द मिडिल ईस्ट, बिकॉज वो तो समझ रहे हैं कि वाह इन्होंने आपस में लड़ झगड़ के हमारा मसला हल कर दिया, और अब ये MOU की क्या हैसियत रह गई है एंड सो ऑन। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से ये जिसे कहते हैं ओवर द टॉप हो गया। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद आपको इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज अ वेरी ग्रेट MOU, ईरान के हक़ में था एवरीथिंग। इसको चलने देना चाहिए था, कुछ सहूलतें लेनी चाहिए थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो जब चाहे आप बंद कर सकते हो, ये तो इशू नहीं रहा। आपका क्या, वो आपकी सॉवरेंटी है कि नहीं है, वो तो इस्टेब्लिश हो गया, बिकॉज यू कैन क्लोज इट। तो आप कहते हैं तो ख़त्म होगी बात। तो ये 60 दिन के अंदर, अरे भाई कोई सैंक्शंस उतरी थी, कुछ 4 पैसे बना लेते, तेल बेच लेते, आप मिसाइल्स को स्टॉक अप कर लेते, सब कुछ कर लेते आप, जो आपके पैसे फ्रोज़न हैं वो आपको मिल जाते, और इन जो स्टेट्स हैं इनके साथ कोई बायलैटरल रिलेशंस बना लेते, ताकि ये भी अमेरिका की डिपेंडेंसी से दूर हो जाएं। अमेरिका को कहें यार तुम दूर ही रहो, हम अपना ईरान के साथ सेटल कर लेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया और कतर ने कर लिया और ओमान ने कर लिया। तो मतलब ये है कि, मगर नहीं,
इन्होंने फिर सारी की सारी चीज़ जो है इसको खोल दिया और वो सारे के सारी प्रोग्रेस जो हुई थी, इट वाज उसको वेरी reverse डिफिकल्ट कर टू दिया। अराइव एट दिस MOU। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम्स यही थी, एंड आई थिंक जैसे अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी डोनाल्ड ट्रंप को इधर खींच रही थी जी और उसके अपने जो थे वो दूसरी तरफ खींच रहे थे, इधर IRGC इधर खींच रहा था और सिविलियंस जो थे वो उधर खींच रहे थे। उधर खींच तो दोनों तो उधर तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया ना, जी यहाँ IRGC पीछे नहीं हटी। IRGC ने ये काम ख़राब कर दिया इन माय व्यू। मगर अब ये है कि अब फिर से ये शुरू करना पड़ेगा। मगर अब कैसे होगा? अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर ब्लॉक होगा। अब फिर वही क्या अमेरिका ये ईरान मान लेगा कि जी सारी की सारी जो शिपिंग है दूसरी तरफ से जाए, इधर से ना जाए? अगर ये अमेरिका मान लेता है तो ठीक है, फिर खुल जाएगा। मगर ये है कि इस वक्त तो सब कुछ बंद है ना। और अगर ये खोल भी देते हैं कि ठीक है जी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया कहता है ठीक है जी वहीं से जाएंगे, यहाँ से नहीं जाते, ओमान वाली लेन्स में से नहीं जाते, जी तो बात यह है कि सैंक्शंस का क्या होगा? अब तो उससे लगा दिए वापस, सारी की सारी सैंक्शंस वापस आ गई। तो जो रिलीफ मिलनी थी, जिसके बेसिस के ऊपर अगले कदम उठाने थे, वो रिलीफ ही अब नहीं आ रही। तो यू हैव टू स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। ये नी जर्क रिएक्शन था IRGC की मेरा तरफ ख्याल से, है जिसने ये MOU को नुकसान पहुंचाया। आई थिंक दिस आई होल्ड, मैं तो ये कहता हूँ IRGC की ये जो सॉवरेंटी इस्टेब्लिश करना है, ये आपने ऑलरेडी कर ली हुई थी। और अगर कोई मसला बनता ये तो गैर किसी जरूरी। स्टेज पे बटन दबाते तो वापस आ जाती, बिकॉज यू कंट्रोल इट। तो ये इस स्टेज पे वो उन्होंने टेस्टिंग कर रहे थे, करने देते ना, जाने देते, क्या फर्क पड़ता था? प्रोटेस्ट कर लेते। हाँ, लेकिन वो तो आपकी फिर कहते हैं कि जी आगे से हम नहीं इजाजत देंगे, हाँ। हमसे पूछ के जाएं, कुछ इस किस्म की बात करते हैं। और खुद तो मानते हैं ना कि ओमान और ईरान की दोनों की टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस हैं। जी तो फाइनली जब ये मामला तय भी होगा तो उस वक्त इधर से भी जाएंगे लोग, उधर से भी जाएंगे। हाँ। तो फिर जो फीस देनी होगी वो मुश्तरका हो जाएंगी। मतलब वो अगर वो आगे है ना, आने वाला वक्त था इन बातों के लिए जो आप पहले एस्टेब्लिश तो ये मैं इसलिए आई फील कि ये जो MOU है इसमें मेरा ख्याल है ईरान की तरफ से ये जो उन्होंने अटैक कर दिया उन 3 जहाज़ों के ऊपर, दे प्लेड इनटू इजराइल्स हैंड एंड अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पुश कर दिया बैक इनटू द कॉर्नर। जाहिर है उसकी भी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ भी तो लोग कह रहे हैं कि तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो किया क्या तुमने, वो देखो ये हो रहा है, देखो वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने हैंड ओवर प्ले कर दिया। हाँ। और इस सिलसिले में फ़ोन कॉल जो कॉन्टैक्ट्स ईरान की तरफ से, अब्बास अराक्ची साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हमारे आर्मी चीफ से बात की गई, तो मुझे लगता है कि इसी नोयत की रेजर्वेशंस हाँ, अब फिर भागदौड़ करनी पड़ेगी ना। हाँ। फिर इनको मिलाना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तय होगा, मगर टाइम कितना ज़ाया हो जाएगा? टाइम ज़ाया हो जाएगा। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ग्लोबल इकोनॉमी, वो तो फिर नहीं ना, हाँ। मसला नहीं हल होगा। यही हमने देखा कि जैसे ही ये टैक्स हुए तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन अब फिर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कम हुई है। वो इसलिए बिकॉज ऐसे लग रहा है कि शायद खोल देंगे ये, फिर जल्दी से तय हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, तो उम्मीदें पैदा हो गई हैं। बहरहाल कुछ बिगाड़ इस MOU में पैदा हुआ, क्योंकि जो चीज़ें इसमें कोशिश की गई थी रोकी जा सकें और मामला बेहतर बनाए जा सकें, वो रिवर्स हुए इन अटैक्स के बाद। और फिर ज़ाहिर है दूसरा फरीक भी वो आमादा है इस बात पे कि वो आपको जवाब देगा। तो हमने देखा कि यहाँ से हमला हुआ तो उधर से जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद अब सिचुएशन उस मकाम तक पहुँचने में दोबारा वक्त लगेगा कि वो MOU दोबारा बहाल हो सके अपनी असल शक्ल में। वापस आते प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, मेरे अपने बहुत से सवालात थे, बहुत से और इश्यूज थे, KP में क्या हो रहा है और तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, उस पर हम करते रहेंगे बात कल और परसों के शो में। लेकिन जो बड़ी फहरिस्त है आपसे की गए सवालों की, उसमें से मैंने इंतखाब किया है अमेरिका से रसूल बख्श साहब के सवाल का। आपने अपने 5 जुलाई वाले प्रोग्राम में कहा कि ज़ियाउल हक ने बहुत इस्लामाइजेशन की, और ये सिर्फ आप नहीं कहते बल्कि पूरा पाकिस्तान कहता है, हर कोई ये कहता फिरता है। क्या ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब से ज़्यादा इस्लामाइजेशन की? अगर हम आइन को देखें या जो भी कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो आप मुझे काइंडली ये गाइड करें हमें सबको कि क्या भुट्टो साहब ने ज़्यादा इस्लामाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाया या ज़ियाउल हक ने करवाया? हाँ, 2 मिनट है, 2 मिनट में जल्दी से सवाल जवाब देता हूँ। देखिए, भुट्टो साहब ने तो जो मुझे याद है 2 चीज़ें की थी। एक, उन्होंने अल्कोहल को 1977 में बैन कर दिया, और उससे पहले उन्होंने कादियानियों को बैन कर दिया, नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर। ये 2 इस्लामिक स्टेप्स थे। तीसरा मुझे कोई ख़ास याद नहीं आता। ज़ियाउल हक साहब का जो था वो तो बहुत, भुट्टो साहब के तो सियासी थे ये दीज इश्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल। ज़ियाउल हक साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, तीनों चीज़ें
इन्वॉल्व थी। ज़ियाउल हक साहब ने शुरू किया हदूद ऑर्डिनेंसेस कि सज़ा क्या होगी, हाथ काटे जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारे इस्लामिक प्रोविजंस हदूद ऑर्डिनेंसेस की। उसके बाद उन्होंने फेडरल शरीयत कोड सेटअप किया कि आइन के अंदर कौन सी शिक है जो कि इस्लाम के और कुरान के मुताबिक नहीं है, वो भी पूरा एक नया सिलसिला शुरू कर दिया फेडरल शरीयत कोड का। फिर उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्टली एक जो आइडियोलॉजी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, वो थी सुन्नी हनफी ट्रेडिशन के अंदर, इसको फोकस किया ऑन दिस। फाइनली उन्होंने ज़कात डिडक्शंस कर दी। उन्होंने कहा जी सुन्नी जो हैं उनकी ज़कात डिडक्शंस होंगी। उस वक्त तो चाहते थे कि शियाओं की भी हो, मगर शियों ने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्होंने शियों को माफ़ कर दिया, मगर सुन्नीज़ के ऊपर ज़कात डिडक्शंस भी शुरू हो गई। लॉ ऑफ एविडेंस को उन्होंने तब्दील कर दिया, जिसके अंदर एक औरत की जो एविडेंस थी गवाही, तब उसको आधा बना दिया कि जी एक एविडेंस, एक मर्द की एविडेंस 2 औरतों की एविडेंस के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया कि वो उन्होंने कहा जी एंटी इस्लामिक है ये, सारे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस बैन हो गई। और फिर जाहिर है उन्होंने प्रेसिडेंसी के अंदर 58(2)B वो पावर ले आए, जिसके साथ वो गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर सकते थे, खुद प्रेसिडेंट बन गए। तो इसलिए बड़ा फ़र्क था। ज़ियाउल हक ने तो सारी रियासत का जो ढांचा था और वो सारा तब्दील कर दिया, जिसके असरात जो है अभी तक है। बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी उसी बेस के ऊपर चलते हैं। भुट्टो साहब ने तो इस्लामाइजेशन नहीं की, ज़ियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन की थी। तो आपको क्लियर हो गया रसूल बख्श के किसने ज़्यादा इस्लामाइजेशन की और कैसे की। अशर लाहौर से, डॉक्टर तारिक हसन हैदराबाद से, उज़ैर ऑस्ट्रेलिया से, सैयद सैफुल्लाह गिलानी मुल्तान से, मूसा रज़ा शाहदरा से, हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से अगेन, और इसके अलावा भी बहुत से सवालात आप भेजने वालों का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।